तो अब हम बात कर रहे हैं बच्चों पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर होते हैं। ये आपने कक्षा 8th में भी पढ़ा था। तो पादप कोशिका में क्या होता है बच्चों, इसमें सेल्यूलोज से निर्मित, सेल्यूलोज क्या होता है, एक जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है। घास के अंदर बच्चों सेल्यूलोज पाया जाता है, ठीक है। और सेल्यूलोज का पाचन हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि सेल्यूलोज एक जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है और उसका पाचन करने के लिए कौन से जो रोमंथी होते हैं, रूमिनेंट जिनको कहा जाता है, उनका आमाशय 4 भागों में बंटा होता है, जबकि हमारा आमाशय 3 भागों में बंटा होता है। तो सेल्यूलोज से निर्मित क्या पाई जाती है इसमें, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें सेल्यूलोज से निर्मित कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति उपस्थित होती है और इसमें कोशिका भित्ति क्या नहीं होती, उपस्थित नहीं होती। सेल वॉल जिसको बोलते हैं, इसमें केवल कोशिका झिल्ली होती है। जंतु कोशिका में आप देख सकते हो प्लेज्मा झिल्ली को ही क्या कहा जाता है, कोशिका झिल्ली कहा जाता है। तो इसमें सेल्यूलोज से निर्मित कोशिका भित्ति होती है और इसके अलावा कोशिका झिल्ली भी होती है जिसको प्लेज्मा झिल्ली कहा जाता है। कोशिका झिल्ली तो दोनों में ही होती है, लेकिन पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती। ये पहला अंतर हो गया बच्चों। दूसरे अंतर के बारे में हम आपको बता दें कि इसमें क्लोरोप्लास्ट यानी हरितलवक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट, जिसको क्या बोलते हैं, हरितलवक। हरितलवक या इसको क्लोरोफिल भी बोलते हैं, हरितलवक इसमें होता है और इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। इसके कारण पत्तियों का रंग कौन सा होता है, हरा होता है, जबकि जो जंतु कोशिका होती है उनमें जंतुओं का रंग हरा नहीं होता, क्योंकि पादप कोशिका में क्या पाया जाता है, हरितलवक, जिसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। ये हरितलवक है, ये भी हरितलवक है। ये आप जो स्पेस सा देख रहे हो रोब टाइप का, तो ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट, 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 क्लोरोप्लास्ट। काफी जगह ये पाया जाता है, लेकिन इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। तीसरा हम अगर बात करें को, तो इसमें रसदानी जो होती है वो बड़ी होती है और इसमें रसदानी छोटी या अनुपस्थित होती है। तीसरा अगर हम अंतर की बात करें तो रसदानियां क्या होती है, बड़ी। दो तो अंतर बिल्कुल सीधे सीधे है, इसमें कोशिका भित्ति होती नहीं है और पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है। और इसमें पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट यानी हरितलवक होते हैं, जबकि जंतु कोशिका में नहीं होते। और इसमें रसदानियां जो होती है वो क्या होती हैं, बड़ी होती हैं और इसमें रसदानियां या तो छोटी या अनुपस्थित होती हैं। छोटी या क्या होंगी, अनुपस्थित। छोटी या क्या होती हैं, अनुपस्थित होती है। ठीक है बच्चों। और इसमें कोशिका अंगक झिल्ली युक्त होते हैं। इसमें पराय कोशिका अंगक क्या होते हैं, झिल्ली युक्त। कोशिका अंगक क्या होते हैं, यानी जो कोशिका के अंग होते हैं वो क्या होते हैं, झिल्ली युक्त, झिल्ली युक्त होते हैं। और इसमें कोशिका अंगक क्या नहीं होते, झिल्ली युक्त नहीं होते। कोशिका अंगक क्या नहीं होते, झिल्ली युक्त नहीं होते। कोशिका अंगक झिल्ली युक्त नहीं होती। ठीक है। उसके बाद में पांचवा अंतर आ जाता है बच्चों, केंद्रक का। इसमें केंद्रक, जंतु कोशिका में केंद्रक कहां पे होता है, लगभग मध्य में। पांचवा अंतर केंद्रक इसमें तो परिधि की तरफ होता है, केंद्रक परिधि की ओर, परिधि की ओर।
और इसमें क्या होता है, केंद्रक लगभग मध्य में। केंद्रक कहाँ पे स्थित होता है, लगभग मध्य में स्थित होता है। केंद्रक लगभग मध्य में स्थित होता है। ये पांचवा अंतर हो गया, ठीक है। और छठा अंतर क्या होता है, इसमें गोल्जी उपकरण कम विकसित होते हैं। इसमें गोल्जी उपकरण क्या होते हैं, कम विकसित। गोल्जी उपकरण कम विकसित होते हैं और इसमें गोल्जी उपकरण क्या होते हैं, अधिक विकसित होते हैं। गोल्जी उपकरण क्या होते हैं, अधिक विकसित होते हैं, ठीक है। और इसमें सातवां आप ये भी देख सकते हो भी, तारककाएं उपस्थित होती है। तारककाएं, सेंट्रोसोम उपस्थित, और इसमें सेंट्रोसोम क्या होते हैं, अनुपस्थित। तारककाएं यानी केंद्र के आसपास तारे के समान संरचनाएं मिलती है, पुटिकाएं मिलती है, उनको क्या कहा जाता है, सेंट्रोसोम। तो ये 7 अंतर मैं आपको रिपीट करके बता देता हूं कि पादप कोशिका में ये 4 अंतर तो बिल्कुल सिंपल से ही है बच्चों, कि सेल्यूलोज से निर्मित कोशिका भित्ति पाई जाती है और जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। ये पादप कोशिका, इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है और इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। और कोशिका झिल्ली तो दोनों के अंदर ही होती है। इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है, और इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। बात आ गई इसमें रसदानी, देखो कितनी बड़ी है ये, बीचों बीच केंद्र के पास रसदानी, और इसमें या तो रसदानी छोटी होती है और या क्या होती है, अनुपस्थित होती है। और पादप कोशिका में जो कोशिकांग होते हैं उनमें क्या पाया जाता है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है, और जंतु कोशिका में कोशिकांगों के चारों तरफ झिल्ली नहीं पाई जाती। और केंद्र इसमें देखो आप, ये परिधि की तरफ है और इसमें केंद्र कहाँ पे, मध्य में स्थित होता है। और गोल्जी उपकरण इसमें कम विकसित होते हैं। ये गोल्जी उपकरण जो एक दूसरे के समांतर संरचनाएं आपको बताई थी, केंद्र के पास जो पुटिकाओं का समूह है जो एक दूसरे के समांतर होता है, वो कम विकसित होते हैं, और उसमें क्या होते हैं, ये गोल्जी उपकरण ज्यादा विकसित होते हैं। इसमें जो तारककाएं है वो उपस्थित होती हैं, और इसमें तारककाओं का हमने क्या नहीं किया, जिक्र नहीं किया, यानी तारककाएं नहीं होती, सेंट्रोसोम जिनको बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम आपको बताएंगे पर्टिकुलर अंग के बारे में। हम मेनली 6 अंगों के बारे में बात करेंगे जिनको कोशिकांग कहा जाता है। तो मुख्य रूप से हम 6 कोशिकांगों के बारे में बात करेंगे, उसके बाद में ये पाठ क्या हो जाएगा, कंप्लीट। तो सबसे पहले बच्चों हम बात कर रहे हैं अंतःद्रवी जालिका के बारे में। अंतःद्रवी जालिका, जिसको बच्चों ER से डिनोट करते हैं, क्योंकि इसको इंग्लिश में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम इसको इंग्लिश में कहा जाता है। तो ये क्या होती है, ये झिल्ली युक्त नलिकाओं व सीट का, यह झिल्ली युक्त नलिकाओं, अगर अंतःद्रवी जालिका के बारे में बात करें तो यह झिल्ली युक्त नलिकाओं व सीट का विशाल तंत्र होती है। वह सीट का क्या होती है, विशाल तंत्र। ठीक है, झिल्ली युक्त नलिकाओं और शीट का विशाल तंत्र होती है। यानी आप ये केंद्रक है, इसके चारों तरफ इस टाइप की संरचना आपको मैंने बताई थी कि ये जो अंतःद्रवी जालिका होती है यानी ER, ये 2 प्रकार की होती है बच्चों। एक तो क्या होती है,
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी SER, SER जिसका पूरा नाम क्या होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी चिकनी अंतःद्रवी जालिका। स्मूथ का मतलब होता है चिकना, चिकनी अंतःद्रवी जालिका। और दूसरा होता है बच्चों RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी खुरदरी अंतःद्रवी जालिका, खुरदरी अंतःद्रवी जालिका। तो ER यानी अंतःद्रवी जालिका दो प्रकार की होगी, कौन कौन सी, एक तो चिकनी अंतःद्रवी जालिका SER और दूसरी होगी खुरदरी अंतःद्रवी जालिका यानी RER। तो हम बात करते हैं कि ये झिल्ली व नलिकाओं से बनी होती है। ये किससे बनी होती है, यह जो स्मूथ की बात करें, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है स्मूथ, ये इसलिए होती है क्योंकि इसमें राइबोसोम कम होते हैं। चिकनी अंतःद्रवी जालिका, ये जो वाई शेप की आपको संरचना दिखाई दे रही है, ये तो क्या होती है चिकनी अंतःद्रवी जालिका, क्योंकि इसमें राइबोसोम क्या होते हैं, कम होते हैं। मतलब राइबोसोम के कारण, ज्यादा उपस्थिति के कारण ये खुरदरी होती है और कम उपस्थिति के कारण ये क्या होती है, चिकनी होती है। तो यह झिल्ली व नलिकाओं से बनी होती है, झिल्ली व नलिकाओं से बनी होती है कौन, चिकनी अंतःद्रवी जालिका। और दूसरी इसकी खास बात होती है कि ये लिपिड बनाने में मदद करती है। और लिपिड क्या होता है, कोशिका का भोजन होता है। ये किसको बनाने में मदद करेगी, कोशिका का भोजन होता है बच्चों, यह लिपिड बनाने में मदद करती है। किसको बनाने में, लिपिड बनाने में मदद करती है। और दूसरा आ गया यह सिस्टर्नी, सिस्टर्नी बारीक छिद्र युक्त, यह सिस्टर्नी व नलिकाओं से बनी होती है। यह किससे बनी होती है, यह सिस्टर्नी, सिस्टर्नी का मतलब होता है छिद्र युक्त संरचना, यानी बारीक छिद्र युक्त सिस्टर्नी व नलिकाओं से बनी होती है, नलिकाओं से बनी होती है। और ये किसका निर्माण करती है, ये प्रोटीन संश्लेषण करती है। प्रोटीन संश्लेषण का मतलब निर्माण करना। तो यहां पे ये आप इस टाइप की स्ट्रक्चर, आपको मैंने बताया था केंद्र के पास ऐसी आप स्ट्रक्चर देखोगे तो ये क्या होती है, खुरदरी अंतःद्रवी जालिका। और मैं आपको बता दूं कि इसमें राइबोसोम अधिक होते हैं, राइबोसोम कम होंगे तब तो चिकनी, और राइबोसोम ज्यादा होंगे तब वो क्या हो जाएगी, खुरदरी। तो इसमें राइबोसोम क्या होते हैं, अधिक होते हैं, ठीक है। और इस टाइप की आपको ये जो संरचना दिखाई दे रही है, ये जो संरचना ये क्या होती है, चिकनी अंतःद्रवी जालिका, ठीक है बच्चों। तो हम आपको बता देते हैं कि अंतःद्रवी जालिका ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये झिल्लीयुक्त नलिका व सीट का क्या होती है, विशाल तंत्र होती है। और ER यानी अंतःद्रवी जालिका जो है वो दो प्रकार की होती है, SER यानी चिकनी अंतःद्रवी जालिका और RER यानी खुरदरी अंतःद्रवी जालिका। इनके नाम इसलिए पड़े स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये झिल्ली व नलिकाओं से बनी होती है SER तो, ठीक है। और ये लिपिड बनाने में मदद करती है, और खुरदरी की अपेक्षा इसमें राइबोसोम क्या होते हैं, कम होते हैं। और यह सिस्टर्नी, सिस्टर्नी किसको कहा जाता है, बारीक छिद्र युक्त जो संरचना होती है उसको क्या कहा जाता है, सिस्टर्नी। तो सिस्टर्नी और नलिकाओं से बनी होती है, और ये प्रोटीन का संश्लेषण करती है। लिपिड और प्रोटीन क्या होते हैं, कोशिका के भोजन होते हैं, ठीक है। और इसमें राइबोसोम क्या होते हैं, अधिक। अब हम बात करते हैं बच्चों इसके काम क्या हैं, अंतःद्रवी जालिका के कार्य, ये आपके समझ में आ गया होगा बच्चों। उसके बाद में हम बात करते हैं अंतःद्रवी जालिका के कार्य। ER के कार्य,
ईआर के कार्य देखो, ईआर के कार्य में सबसे पहले ये कोशिका द्रव्य, और ये क्या काम करती है, कोशिका द्रव्य व केंद्रक के बीच परिवहन का कार्य करती है, परिवहन का कार्य, कोशिका द्रव्य और परिवहन और केंद्रक के बीच आने जाने का कार्य, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम क्या होते हैं वो हम आपको लास्ट के अंदर बताएंगे। ठीक है, दूसरा इसका काम होता है यह जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए स्थान उपलब्ध कराती है। यह बायोकेमिकल रिएक्शन जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए स्थान उपलब्ध कराती है, स्थान उपलब्ध कराती है। तीसरा इसका काम होता है बच्चों, यह वसा, स्टेरॉइड और कोलेस्ट्रॉल के पाचन में मदद करती है। ये बच्चों अपशिष्ट होते हैं। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अगर शरीर के अंदर बढ़ जाती है, वसा की मात्रा बढ़ जाती है, तो आदमी के अंदर मोटापा आ जाता है, और मोटापा अनेक रोगों को न्योता देता है। ठीक है, मोटापे के कारण मधुमेह और बीपी, ठीक है, हार्ट संबंधी प्रॉब्लम, ये बहुत सारी चीजें पैदा हो जाती है। तो ये वसा, स्टेरॉइड व कोलेस्ट्रॉल के पाचन में क्या करती है, यानी फैट, वसा को डैमेज करती है। ये स्टेरॉइड कोलेस्ट्रॉल के पाचन में मदद करती है, पाचन में मदद करती है। और चौथा इसका काम हो गया बच्चों, यह कोशिका में विष और दवा को खत्म करने का काम करती है। यह कोशिका में विष व दवा को खत्म करने का काम करती है, खत्म करने का कार्य करती है। ठीक है, और नोट करके आपको मैं बता दूं, कुछ प्रोटीन व लिपिड, कुछ प्रोटीन व लिपिड किसका निर्माण करती हैं, कोशिका झिल्ली का निर्माण करते हैं, कोशिका झिल्ली का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, बायोजेनाइसिस या झिल्ली जीवात जनन। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, बायोजेनाइसिस, बायोजेनाइसिस इंग्लिश के अंदर, या इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, झिल्ली जीवात जनन, झिल्ली जीवात जनन। ठीक है, तो ईआर के कार्य, कोशिका द्रव्य जो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के मध्य द्रव्य पाया जाता है, वो कोशिका द्रव्य और केंद्रक के बीच आने जाने का कार्य करती है। ठीक है, क्योंकि ये बीच के अंदर है और केंद्रक में भी सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, तो कोशिका द्रव्य से केंद्रक में और केंद्रक से कोशिका द्रव्य में पदार्थों का आवागमन जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है, ईआर पे, यानी अंतःद्रवी जालिका पे। यह जैव रासायनिक अभिक्रियाओं हेतु स्थान उपलब्ध कराती है, यानी कोशिका के अंदर विशेष प्रकार के रसायनों के कारण संपन्न होने वाली अभिक्रिया बायोकेमिकल रिएक्शन यानी जैव रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। उसके लिए यानी कोशिका के अंदर जितनी भी क्रियाएं होती है उसको जैव रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। उसके लिए स्थान उपलब्ध कराने का भी काम करती है। और ये एक्स्ट्रा फैट है, स्टेरॉइड है, कोलेस्ट्रॉल है, जो हानिकारक पदार्थ होते हैं
उसको बर्न करने का काम करती है, यानी खत्म करने का काम करती है, यानी उनके पाचन में ये मदद करती है। नहीं तो आदमी के अंदर क्या आ जाता है, मोटापा आ जाता है। ये अपशिष्ट पदार्थ आप कह सकते हो। ये कोशिका में विष यानी जहर और दवा को खत्म करने का भी कार्य करती है। और नोट करके मैं आपको बता दूं, जो ईआर है वो तो किस ईआर दो भागों में, और लिपिड का निर्माण जो कोशिका का भोजन होता है वो तो एसईआर करती है, और जो प्रोटीन का संश्लेषण होता है वो आरईआर करती है। तो लिपिड और प्रोटीन जो कोशिका के भोजन होते हैं उसके द्वारा किसका निर्माण किया जाता है, कोशिका झिल्ली का निर्माण किया जाता है, कुछ प्रोटीन और लिपिड के द्वारा। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, बायोजेनाइसिस यानी झिल्ली जीवात जनन कहा जाता है। ठीक है, तो ये था आपका ईआर के कार्य। ईआर क्या काम करता है और ईआर किससे मिलकर के बना होता है, ईआर कितने प्रकार का होता है। अभी हम दूसरा अंग आपको बता देते हैं, गोल्जी उपकरण। गोल्जी उपकरण आपको हमने बताया था जो पादप कोशिका में भी होता है और जंतु कोशिका में। तो पादप कोशिका में तो ये कम होता है और जंतु कोशिका में ये ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, तो हम आपको बता रहे हैं गोल्जी उपकरण के बारे में। गोल्जी उपकरण जिसकी खोज किसने की थी, कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने। गोल्जी उपकरण, इसके खोजकर्ता कौन थे, कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी, इसी कारण इसका नाम क्या पड़ा, गोल्जी उपकरण। यह पतली झिल्ली युक्त, ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हो जो जंतु कोशिका के अंदर भी है, और गोल्जी उपकरण पादप कोशिका के अंदर भी उपस्थित है। गोल्जी उपकरण, ये गोल्जी उपकरण है बच्चों। ठीक है, तो यह पतली झिल्ली युक्त पुट्टिकाओं का समूह है। झिल्ली युक्त पुट्टिकाओं का, पुट्टिका क्या होती है, थैलेनुमा संरचना, पुट्टिकाओं का समूह है। पुट्टिका एक दूसरे के ऊपर समांतर अवस्था में होती है। पुट्टिका मतलब इस टाइप के ये समांतर होती है, इस टाइप से एक दूसरे की क्या होती है, ये समांतर होती है। तो पुट्टिका एक दूसरे के ऊपर क्या होती है, समांतर अवस्था में होती है, जिसको क्या कहा जाता है, कुंडिका। पुट्टिका एक दूसरे के समांतर होती है, समांतर होती है, जिसे कुंडिका कहते हैं। क्या कहते हैं, कुंडिका। इसका कार्य क्या होता है, ईआर में संश्लेषित पदार्थ जो लिपिड और प्रोटीन है, ईआर में संश्लेषित पदार्थ को ये पैक करती है, यानी अपने अंदर समाहित कर लेती है। संश्लेषित पदार्थ को क्या करती है, पैक करती है। और दूसरा इसका काम है, ये लाइसोसोम, जिसको सुसाइड बैग कहते हैं, लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है, लाइसोसोम का ये निर्माण करती है। और तीसरा इसका काम है बच्चों, यह पदार्थों में को संचित और रूपांतरित करने का काम करती है। यह पदार्थों को संचित, स्टॉक पदार्थों को संचित व रूपांतरित करने का कार्य करती है, रूपांतरित करने का कार्य करती है। तो ये गोल्जी उपकरण, जिसकी खोज किसने की थी, कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह पतली झिल्ली युक्त पुट्टिकाओं का समूह होता है।
ठीक है, यहाँ पे ये संरचना आपको दिखाई गई है और ये संरचना आपको दिखाई गई है। ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में होती है। पादप कोशिका में ये कम विकसित होती है और जंतु कोशिका में ज्यादा विकसित होती है। तो ये पुट्टिकाएं जो है यानी थैलेनुमा संरचना जो होती है उसको पुट्टिका कहा जाता है। ये एक दूसरे के ऊपर क्या होती है, समांतर होती है, जिन्हें क्या कहा जाता है, कुंडिका। अब कार्य देखिए, ईआर में संश्लेषित पदार्थ को पैक करती है। जो ईआर में लिपिड व प्रोटीन का निर्माण हुआ था अलग अलग प्रकार की ईआर में, उनको ये पैक करने का काम करती है। दूसरा इसका काम होता है ये लाइसोसोम का निर्माण करती है। और तीसरा इसका काम होता है ये पदार्थों को संचित व रूपांतरित करने का कार्य करती है। ठीक है, तो तीसरा अंगक लाइसोसोम, जिसको लाइसोसोम भी बोलते हैं, लाइसोसोम, इसको बच्चों सुसाइड बैग कहा जाता है। सुसाइड बैग, ठीक है, यानी आत्मघाती थैली, आत्मघाती थैली, सुसाइड बैग यानी आत्मघाती थैली। तो लाइसोसोम की खोज किसने की थी, डी ड्यूवे ने। ध्यान रखना, लाइसोसोम की खोज ये आपकी बुक के अंदर नहीं है, डी ड्यूवे। कौन से वैज्ञानिक ने की थी, डी ड्यूवे नामक वैज्ञानिक ने की थी। और इसका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, इसका निर्माण होता है बच्चों, आपको पहले ही बताया था, गोल्जी उपकरण के द्वारा किया जाता है। निर्माण इसका किया जाता है गोल्जी उपकरण के द्वारा, गोल्जी उपकरण के द्वारा, जिसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। इसका निर्माण गोल्जी उपकरण के द्वारा किया जाता है। और चित्र के अंदर जो आप देख सकते हो लाइसोसोम, ये लाइसोसोम है, ये क्या है, गोलाकार संरचनाएं होती हैं, इनको क्या कहा जाता है, केंद्रक के पास ये जो गोलाकार संरचनाएं आप देख रहे हो ये क्या होती है, लाइसोसोम, जिसको सुसाइड बैग कहा जाता है। और इनका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, गोल्जी उपकरण के द्वारा किया जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं, विभिन्न प्रकार के शक्तिशाली पाचक एंजाइम। शक्तिशाली क्या होते हैं, पाचक एंजाइम होते हैं, पचाने वाले एंजाइम। एंजाइम रासायनिक पदार्थ ही होते हैं बच्चों। ठीक है, तो इसका कार्य क्या है, ये कोशिका को साफ करते हैं। सबसे पहले ये कोशिका को क्या करते हैं, कोशिका को साफ, और दूसरा इसका काम होता है बच्चों, ये कोशिका के टूटे फूटे भागों को बचाने में मदद करते हैं। ये कोशिका के टूटे फूटे भागों को पचाने में मदद करते हैं, पचाने में मदद करते हैं। और तीसरा इसका काम होता है बच्चों, कोशिका को नुकसान पहुंचाने वाले, कोशिका को नुकसान पहुंचाने वाले, चाहे आंतरिक या बाहरी, नुकसान पहुंचाने वाले आंतरिक या बाहरी, या तो अंदर के हो या बाहर के, आंतरिक या बाहरी पदार्थों को नष्ट करते हैं या पाचन करते हैं, का पाचन करते हैं। तो लाइसोसोम, जिसको क्या कहा जाता है, आत्मघाती थैली यानी सुसाइड बैग, इसकी खोज किसने की थी, डी ड्यूवे नामक वैज्ञानिक ने। और निर्माण गोल्जी उपकरण के द्वारा किसका निर्माण किया जाता है, लाइसोसोम का। कार्य क्या है, ये कोशिका को साफ करने का कार्य करते हैं। ये कोशिका के टूटे फूटे भागों को पाचन करने में मदद करते हैं और कोशिका को नुकसान पहुंचाने वाले चाहे आंतरिक या बाहरी पदार्थों उनका क्या कर देते हैं, पाचन कर देते हैं, क्योंकि इसमें
विभिन्न प्रकार के शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं। तो एक क्वेश्चन बनता है कि लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है? क्योंकि कई बार ये थैली जब फट जाती है, जब ये थैली फट जाती है तो अपनी ही कोशिकाओं को क्या कर जाती है? पाचित कर जाती है, जो उपयोगी होती है उन कोशिकाओं को पाचित कर जाती है। तो इस कारण इसको क्या कहा जाता है? आत्मघाती थैली। कई बार ये थैली फट जाती है, ये पुट्टिका फट जाती है तो अपनी ही कोशिकाओं को क्या कर जाती है? पाचित कर जाती है, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के प्रबल पाचक एंजाइम होते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? सुसाइड बैग कहा जाता है। ठीक है, तो चौथे नंबर पे अपना जो अंगक है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में आप ये माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ये विभिन्न स्थानों पर पाया जाता है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की हम बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया को द पावर हाउस ऑफ सेल यानी कोशिका का बिजली घर कहा जाता है। कोशिका का बिजली घर कौन से अंग को कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। चौथे नंबर पे हम बात करते हैं बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया, इसको कोशिका का बिजली घर, कोशिका का बिजली घर कहा जाता है। बिजली घर कौन से अंग को कहा जाता है? इंग्लिश में द पावर हाउस ऑफ सेल। जैसे हमें बिजली जो प्राप्त होती है, विद्युत प्राप्त होती है, वो किससे प्राप्त होती है? वो हमें पावर हाउस से प्राप्त होती है। वैसे ही कोशिका को जो ऊर्जा मिलती है वो किससे मिलती है? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। और कौन से रूप में मिलती है? एटीपी के रूप में। एटीपी का पूरा नाम क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो हम बात करते हैं बच्चों, इसकी खोज जो है वो की थी कोलिकर ने। खोज किसने की थी? ये आपकी बुक में दिया हुआ नहीं है, कोलिकर ने की थी। और जो नामकरण किया था वो बेंदा नामक वैज्ञानिक ने किया था। बेंदा ने। खोज किसने की थी? कोलिकर ने। और नाम किसने दिया था? बेंदा ने। तो इसको द पावर हाउस ऑफ सेल यानी कोशिका का बिजली घर कहा जाता है। ये केवल यूकेरियोटिक कोशिका में उपस्थित होते हैं। ये यूकेरियोटिक कोशिका में उपस्थित होते हैं। यूकेरियोटिक कोशिका में उपस्थित होते हैं। ऐसी संरचना होती है इनकी। ठीक है, तो बाहरी ये डबल झिल्ली से यानी दोहरी, डबल का मतलब होता है दोहरी, और इस टाइप की इसमें स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो इसमें खुद का डीएनए होता है बच्चों, और राइबोसोम उपस्थित होते हैं। खुद का ही क्या होता है? डीएनए होता है। तो बाहरी झिल्ली तो क्या होती है? डबल झिल्ली होती है। इसमें बाहरी झिल्ली तो क्या होती है? छिद्रित। और भीतरी झिल्ली क्या होती है? वलयित होती है। ये यूकेरियोटिक कोशिका में उपस्थित होती है। और यूकेरियोटिक कोशिका जिसमें केंद्रक सुस्पष्ट व क्या होता है? सुसंगठित होता है। तो ये केवल यूकेरियोटिक कोशिका में, और यह दोहरी झिल्ली युक्त होता है, यानी डबल। दोहरी का मतलब होता है डबल। यह दोहरी झिल्ली युक्त, झिल्ली युक्त होता है। ठीक है, और इसमें जो बाहरी झिल्ली होती है वो तो क्या होती है? छिद्रित। और भीतरी झिल्ली क्या होती है? वलित। बाहरी झिल्ली छिद्रित यानी छिद्र पाए जाते हैं, छिद्रित। व भीतरी झिल्ली क्या होती है? वलयित। इस संरचना को वलयित कह सकते हैं, रिंग शेप। भीतरी झिल्ली वलयित होती है। अब बात कर लेते हैं बच्चों इसमें कार्य के बारे में। तो इसके क्या क्या काम होते हैं? सबसे पहले इसका मुख्य कार्य ऊर्जा को एटीपी
के रूप में संचित करना। मुख्य कार्य क्या है? ऊर्जा को एटीपी के रूप में, एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कोशिका के अंदर जितनी भी क्रियाएं होती है उसमें मुख्य ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? एटीपी। तो ये जो ऊर्जा होती है उसको एटीपी के रूप में क्या कर लेता है? संचित, एटीपी के रूप में संचित करना। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। राइबोसोम ये सूक्ष्म कण होते हैं, इनके बारे में हम पाठ के लास्ट में आपको बताएंगे। इसमें खुद का डीएनए, स्वयं का डीएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है, जिनमें आनुवंशिक गुणों का संदेश निहित होता है, रासायनिक पदार्थ होता है, वह राइबोसोम होते हैं उपस्थित। और तीसरा इसका काम हो गया बच्चों यह कोशिकीय क्रिया हेतु ऊर्जा प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। कौन से रूप में? एटीपी के रूप में। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहा जाता है, द पावर हाउस ऑफ सेल। और इसकी खोज किसने की थी? कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने की थी। और नाम इसको किसने दिया? बेंदा ने। तो ये आपके बुक के अंदर खोज और नाम देने वाले का नाम नहीं है, हमने आपको नॉलेज के लिए बताया। ये यूकेरियोटिक कोशिका जिनमें केंद्रक सुस्पष्ट व सुसंगठित होता है, ये यूकेरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है और ये दोहरी झिल्ली युक्त होता है, यानी इसमें डबल वॉल होती है, दोहरी झिल्ली होती है। तो बाहरी झिल्ली, ये बाहरी झिल्ली है, ये तो क्या होती है? इसमें राइबोसोम उपस्थित होते हैं यानी छिद्र युक्त होती है। और भीतरी झिल्ली क्या होती है? वलित होती है। तो इसका मुख्य कार्य क्या है? अब कार्य के बारे में आपको बता दूं कि मुख्य कार्य ऊर्जा एटीपी के रूप में स्टॉक कर लेता है। इसमें स्वयं का ही डीएनए होता है और स्वयं का ही क्या होता है? राइबोसोम उपस्थित होता है। और ये कोशिकीय क्रिया हेतु ऊर्जा प्रदान करता है, इसलिए इसको द पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद में पांचवा अंग हम आपको बताएंगे प्लास्टिड। तो पांचवा अंग है बच्चों प्लास्टिड। प्लास्टिड जिसको हिंदी में बोलते हैं लवक। लवक का मतलब हो गया रंग प्रदान करने वाला। कै का मतलब करने वाला और क्या? रंग प्रदान करने वाला। ये आपको केवल पादप कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं। यह केवल किसमें पाए जाते हैं? पादप कोशिका में। पादप कोशिका में ये केवल पादप कोशिका में उपस्थित होते हैं, जंतु कोशिका में नहीं होते। ये अंतर में भी आपको बताया था। और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की तरह, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ये प्लास्टिड आप देख सकते हो यहाँ पे, ये हरित लवक है जो कि प्लास्टिड का एक प्रकार है। ये और ये काफी जगह पाए जाते हैं। ठीक है। तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की तरह, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह स्वयं का डीएनए व राइबोसोम होता है। स्वयं का डीएनए व क्या होता है? राइबोसोम होता है। ठीक है। और उसके बाद में हम इसके ये तीन प्रकार के होते हैं बच्चों। प्लास्टिड यानी लवक तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हो गए? सबसे पहले है बच्चों ल्यूकोप्लास्ट। क्या है? ल्यूकोप्लास्ट। फिर है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट दूसरे नंबर पे। यानी प्लास्टिड जो है वो तीन प्रकार के होते हैं लवक, पादप कोशिका में देखने को मिलेंगे। और तीसरा होता है बच्चों क्लोरोप्लास्ट।
क्लोरोप्लास्ट, जिसको हरित लवक भी बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? हरित लवक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये सफेद रंग के होते हैं। ये कौन से रंग के होते हैं? ये सफेद रंग के होते हैं। और कहाँ पे पाए जाते हैं? जमीन के नीचे की कोशिकाओं में, जमीन के नीचे वाली कोशिकाओं में, नीचे वाली कोशिकाओं में ल्यूकोप्लास्ट। तो ये सफेद रंग के होते हैं, इसलिए जड़ों को जो रंग प्रदान करने का काम करता है वो कौन करता है? ल्यूकोप्लास्ट करता है। और दूसरा क्रोमोप्लास्ट, ये लाल भूरे रंग के होते हैं। कौन से कलर के? लाल भूरे रंग के। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं? तने वाली कोशिकाओं में और टहनियों में। तने वाली व टहनियों, शाखाएं जो होती हैं, डालियां, टहनियों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। और तीसरे नंबर पे ये हरे रंग के और ऊपरी भाग के अंदर ये कौन से रंग के होते हैं? हरित लवक यानी हरे रंग के, हरे रंग के। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ऊपरी भाग में, ऊपरी भाग की अर्थात पत्तियों की कोशिकाओं में, अर्थात पत्तियों की कोशिकाओं में। ठीक है। तो प्लास्टिड लवक या रंग ये केवल पादप कोशिका में देखने को मिलेंगे। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की तरह स्वयं का क्या होता है? डीएनए और राइबोसोम उपस्थित होता है। लवक यानी प्लास्टिड ये तीन प्रकार के हो गए बच्चों। ल्यूकोप्लास्ट जो सफेद रंग का होता है, और जमीन के नीचे वाली कोशिकाओं में यानी जड़ों के अंदर, जो जड़ों का कलर होता है वो किसके कारण होता है? सफेद रंग का, ल्यूकोप्लास्ट के कारण। ठीक है। और दूसरा हो गया बच्चों क्रोमोप्लास्ट जो लाल भूरे रंग का होता है और तने वाली वह टहनियों की कोशिकाओं में पाया जाता है। और तीसरे नंबर पे क्लोरोप्लास्ट जिसको हरित लवक बोलते हैं, ये हरे रंग के होते हैं और ऊपरी भाग अर्थात पत्तियों की कोशिकाओं में विद्यमान होते हैं। इन्हीं के कारण पत्तियों का रंग कौन सा होता है? हरा। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं बच्चों कार्य के बारे में। कार्य, तो इन दोनों के कार्य क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट, इनके कार्य सेम है। वह क्रोमोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट व क्लोरोप्लास्ट। इनके क्या काम है आप देख सकते हो। यह सूर्य व CO2 की उपस्थिति में, यह सूर्य व CO2 की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करता है। पौधे के भोजन का निर्माण करता है। ठीक है। और जो ल्यूकोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट वो क्या काम करता है? ल्यूकोप्लास्ट बच्चों प्रोटीन, तेल व वसा का भंडारण करता है। यह प्रोटीन, तेल व वसा का भंडारण करता है। वसा का क्या करता है? भंडारण। तो ये दोनों जन क्या काम करेंगे? ये दोनों सूर्य व CO2 की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। और जो ल्यूकोप्लास्ट है जड़ों वाला, वो क्या काम करता है? प्रोटीन, तेल व वसा का भंडारण करता है। ठीक है। तो ये हमारा जो पांचवा अंग है ये केवल पादप कोशिका में मिलेगा। प्लास्टिड तीन प्रकार के हो गए। लवक यानी प्लास्टिड, ल्यूकोप्लास्ट जड़ों को रंग प्रदान करता है, सफेद रंग का होता है। क्रोमोप्लास्ट लाल भूरे रंग का जो कि तने को और टहनियों को रंग प्रदान करता है। और क्लोरोप्लास्ट जो कि हरे रंग का होता है और वो पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है।
और जंतु कोशिका में ये अनुपस्थित होते हैं प्लास्टिड। उसके बाद में लास्ट जो अपना अंग है वो हो गया बच्चों रसदानियां। लास्ट अंग क्या है? रसदानी। तो रसदानी के बारे में आपको अभी बताएंगे। और एक आपको बोला हुआ है कि लास्ट में हम आपको राइबोसोम के बारे में भी बताएंगे। रसदानी छठा अंगक हो गया रसदानी। तो रसदानी क्या होती है? यह ठोस तरल पदार्थों की ठोस व तरल पदार्थों की संग्राहक संग्रहण करने वाली इकट्ठा करने वाली संग्राहक थैलियां होती हैं। संग्राहक थैलियां होती है। ठीक है, ये ठोस पदार्थों की और तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियां होती है। पादप कोशिका में इसका आकार बड़ा और जंतु कोशिका में इसका आकार क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है, तो पादप कोशिका में इनका आकार बड़ा व जंतु कोशिका में इनका आकार छोटा होता है। ठीक है, उसके बाद में इसके कार्य यह विभिन्न पदार्थों का और एक कोशिकीय जीव अमीबा अमीबा में भोजन का जो संग्रहण होता है, भोजन का संग्रहण रसदानी में ही होता है। कहाँ पे होता है? रसदानी में। ठीक है, तो ये भोजन जो होता है ठोस हो चाहे तरल पदार्थ हो उसकी संग्राहक थैलियां होती हैं। और पादप कोशिका में इनका आकार बड़ा और जंतु कोशिका में इनका आकार क्या होता है? छोटा होता है। और एक कोशिकीय जीव अमीबा में भोजन का जो संग्रहण होता है वो किसमें होता है? रसदानी में होता है। ठीक है, अब बात आ गई इनके कार्य की। तो कार्य के बारे में हम आपको बता दें। सबसे पहले बच्चों यह विभिन्न पदार्थों का संग्रह कार्य करती है। यह विभिन्न पदार्थों और वो पदार्थ कौन कौन से? जैसे अमीनो अम्ल, शर्करा, कार्बनिक अम्ल, प्रोटीन। अमीनो अम्ल, शर्करा, कार्बनिक अम्ल व प्रोटीन का संग्रहण करती है। ठीक है, ये विभिन्न पदार्थों जैसे अमीनो अम्ल, शर्करा, प्रोटीन, कार्बनिक अम्ल का क्या करती है? संग्रहण। और कोशिका को कठोरता प्रदान करती है। यह कोशिका को कठोरता प्रदान करती है। कठोरता प्रदान करती है। और तीसरा इसका काम होता है बच्चों अतिरिक्त जल व अपशिष्ट पदार्थों को कोशिका से बाहर निकालने का कार्य करती है। अतिरिक्त जल व अपशिष्ट पदार्थों को कोशिका से बाहर निकालने का कार्य करती है। कोशिका से बाहर निकालने का
कार्य करती है। ठीक है, तो ये था लास्ट अंग। मैं आपको बता दूं, रसदानियां ये ठोस तरल व पदार्थों की संग्राहक थैलियां होती है, यानी पुट्टिकाएं होती हैं। और पादप कोशिका में इनका आकार आप देख सकते हो बड़ा होता है, और जंतु कोशिका में इनका आकार क्या होता है, छोटा। और एक कोशिकीय जीव अमीबा में भोजन का जो संग्रह होता है वो रसदानी के अंदर होता है। और इनका कार्य क्या है, विभिन्न पदार्थों जैसे अमीनो अम्ल, शर्करा, कार्बनिक अम्ल, प्रोटीन का क्या करती है, संग्रहण करती है, उनका स्टॉक करती है। यह कोशिका को कठोरता भी प्रदान करती है और अतिरिक्त जल व अपशिष्ट पदार्थों को कोशिका से बाहर निकालने का भी काम कौन करती है, रसदानियां करती है। तो हमने आपको बताया था राइबोसोम के बारे में, हम आपको अभी राइबोसोम के बारे में बताएंगे। तो अब हम बात कर रहे हैं बच्चों राइबोसोम के बारे में। 6 अंगों को पढ़ने के बाद हम आपको राइबोसोम के बारे में बताते हैं। राइबोसोम जिसकी खोज की थी किसने, पैलेड ने। जिसकी खोज क्लाड ने की थी, क्लाड ने राइबोसोम की खोज की। और नाम किसने दिया था, पैलेड ने। क्लाड ने खोज की थी और पैलेड ने इसका नाम दिया था। ठीक है, ये दोनों ही वैज्ञानिक थे। अब हम बात करते हैं, ये सूक्ष्म कण होते हैं बच्चों। ये क्या होते हैं, सूक्ष्म कण। ये सूक्ष्म कण होते हैं, ये सूक्ष्म कण होते हैं जो अमीनो अम्ल से प्रोटीन का निर्माण करते हैं। जो अमीनो अम्ल से प्रोटीन का निर्माण करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। सभी तरह के प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम के द्वारा किया जाता है। सभी तरह के प्रोटीन का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, राइबोसोम के द्वारा। राइबोसोम के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और ये पाए कहां पे बच जाते हैं, ये अंतःद्रवी जालिका, ये ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर पाए जाते हैं सूक्ष्म कण। और इसके अलावा ये माइटोकॉन्ड्रिया में, और इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। तो राइबोसोम की खोज किसने की थी, क्लाड नामक वैज्ञानिक ने की। और नाम इसका किसने दिया था, पैलेड नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ये सूक्ष्म कण होते हैं बच्चों जो अमीनो अम्ल से किसका निर्माण करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और सभी तरह के प्रोटीन का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, राइबोसोम के द्वारा ही किया जाता है। और आपने जो सूक्ष्म कण है इनकी उपस्थिति कहाँ कहाँ पे, ईआर की सतह पर जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खुरदरी होती है वो किस कारण होती है, राइबोसोम के द्वारा ही होती है। ठीक है, इसके अलावा ये माइटोकॉन्ड्रिया की जो बाहरी झिल्ली थी उसमें वो छिद्रित थी, वो किसके कारण थी, वो राइबोसोम के कारण थी। और क्लोरोप्लास्ट में भी ये क्या पाए जाते हैं, सूक्ष्म कण उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो ये था आपका राइबोसोम। अब कुछ 2-4 आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं जो आपके भविष्य में काम आएगी। अगर हम मानव के अंदर बात करें, मानव में सबसे छोटी कोशिका सबसे छोटी होती है, वो होती है स्पर्म यानी शुक्राणु। सबसे छोटी सेल कौन सी होती है, स्पर्म यानी शुक्राणु।
और सबसे बड़ी कोशिका होती है अंडाणु, ओवम। अंडाणु यानी ओवम और शुक्राणु यानी स्पर्म। और सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? वो होती है तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन जिसको बोलते हैं। न्यूरॉन यानी तंत्रिका कोशिका। ठीक है, ये तो था जंतु कोशिका में, यानी मानव के अंदर आपको पूछ ले सबसे छोटी कोशिका स्पर्म यानी शुक्राणु, और सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, और सबसे लंबी न्यूरॉन। और अगर बेसिकली आपको पूछ ले सबसे छोटी कोशिका, यानी प्रकृति में सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा की, माइकोप्लाज्मा की। और सबसे बड़ी होती है बच्चों शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा, जिसको हम नग्न आंखों से देख सकते हैं। व्यास 100 सेमी होता है, ये हमने आपको पहले ही बताया था। तो इस प्रकार ये आपका पाठ हो गया कंप्लीट। रही बात पीछे वाले प्रश्नों की, तो वो आपको आपके श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के ग्रुप पे आपको सेंड कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो को रिव्यू कर सकते हैं। धन्यवाद।